वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 10.3। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज हम जानते हैं। तो देखिए, पहला चीज क्या होगा, व्यापक समीकरण। ठीक है, यानी कि जनरल इक्वेशन रेखा का। ठीक है, तो रेखा का व्यापक समीकरण। तो रेखा का व्यापक समीकरण क्या होना चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, x के पहले जो ये है वो गुणांक है, a मतलब x का गुणांक और b मतलब y का गुणांक और c जो कांस्टेंट नंबर होता है वो। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हम ढाल अंतःखंड रूप। तो देखिए, अंतःखंड रूप का सूत्र हम वैसे तो पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या था, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये था, ये पढ़े थे अपन। ये कब पढ़े थे, जब ग्राफ में अंतःखंड में x अक्ष और y अक्ष दोनों में कुछ बिंदु में काटता है। ठीक है, यानी कि इसको हम a मान के चलते हैं, इसको b, तो ये क्या होता है a, 0 और ये 0, b, ये तब का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें दो पार्ट होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, अगर खाली x अक्ष में काटेगा, ठीक है, तो मैं x अक्ष का अंतःखंड निकालूंगा और फिर y अक्ष का अंतःखंड निकालूंगा। तो देखिए, खाली अगर x अक्ष में अंतःखंड कटेगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरफ कुछ नहीं आएगा, बस a और a, 0 ही होगा। ठीक है, तो हम इसको निकाल के देखते हैं क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, इसका m यानी कि ढाल m ही रहेगा। दो बिंदु दिए x1 y1, तो x1 क्या हो जाएगा a और y1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो y माइनस y1 हो गया 0 और x माइनस x1 की जगह हो जाएगा a। ठीक है, तो y माइनस 0 क्या होगा, y बराबर m x माइनस a और a क्या हो जाएगा, दूरी मध्य बिंदु से x अक्ष में जो अंतःखंड कटेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ये बहुत कम यूज होगा, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है y अक्ष वाला। ठीक है, तो देखिए, अब जो ग्राफ है वो कैसे बन जाएगा, ये जो ग्राफ है वो y अक्ष में कट रहा है और y अक्ष का दूरी मध्य बिंदु से हम कितना लेते हैं, b, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 0, b। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसको हम डिराइव कर रहे हैं ये फॉर्मूला को, तो y माइनस y1, तो y1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे b, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू m x माइनस x1 क्या है 0, तो x माइनस 0 क्या होगा x, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स mx, और ये जो माइनस b है इधर जाके प्लस b हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस b, जो हम कक्षा 10वीं में पढ़े थे, y इक्वल टू mx प्लस c, अंतःखंड का सूत्र वही है ये। ठीक है, कक्षा 10वीं में हम क्या समझे थे कि जो मध्य बिंदु से y अक्ष का जो अंतःखंड का दूरी होता है उसको c मान के चले थे, इसलिए इस b की जगह c था। यहाँ पे बस b और c यहाँ पे बस इंटरचेंज है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y अक्ष का अंतःखंड। अब देखते हैं अगला सूत्र, तीसरा, बिंदु की रेखा से दूरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक बिंदु होगा जो P होगा x1 y1, एक रेखा होगा, इसका हमें दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसका समीकरण दिया होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूरी मतलब कि d फॉर डिस्टेंस, तो d हम निकालेंगे बिंदु से रेखा की, तो क्या होगा d इक्वल टू मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस क्लोज इक्वल डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे a b c इस समीकरण से मिल जाएगा और x1 y1 इस बिंदु से मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं समांतर रेखा की दूरी। तो जैसे कि दो समांतर रेखा है, एक L एक M है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो पहला का समीकरण क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए, जब भी दो रेखा समांतर रहता है तो सब समीकरण बराबर होता है, खाली कांस्टेंट का पद अलग होता है। ठीक है, एक c1 तो एक c2, तो इसका दूरी हम d निकालेंगे, तो क्या होगा d इक्वल टू मॉडुलस में c1 माइनस c2 मॉडुलस क्लोज अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a और b इस समीकरण से मिल जाएगा, c1 c2 ये दोनों समीकरण से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये मुख्य चार फॉर्मूला याद रखना होगा।
अब आते हैं हम प्रश्न वाली 10.3। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिए, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांकित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ढाल यानी कि m ज्ञात करना है और y अंतःखंड, तो y अंतःखंड क्या होता है स्मॉल b, और y अंतःखंड का मैं सूत्र आपको बताया हुआ हूं। क्या होता है y अंतःखंड का सूत्र, y इक्वल टू mx प्लस b, ये होता है सूत्र y अंतःखंड का। अब यहां से हमें m यानी कि ढाल मिल जाएगा और y अंतःखंड क्या होगा b, तो m और b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र क्या होगा अंतःखंड, तो अंतःखंड ढाल अंतःखंड रूप हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ढाल अंतःखंड रूप, तो ये हो गया सूत्र। अब इस फॉर्म में हमें दिया गया समीकरण को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो हमें जो दिया हुआ है x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो y को अकेले करना है, तो सबसे पहले जो ये प्लस x है उधर जाके माइनस x हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू माइनस x। ठीक है, ये जो 7 इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 7। देखिए y अकेले हो गया, अब बाकी इस तरफ का जो भी संख्या होगा। अब देखिए हमें अगर इससे कंपेयर करूं तो मैं कैसे कर सकूंगा, y इक्वल टू हमें m लाना है और इंटू में x होना चाहिए, यहाँ पे x है तो माइनस 1/7 लिख सकता हूं और x को इंटू में, तो m x तो हो गया, और c यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूं। ठीक है, सॉरी c नहीं b है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, जब इसको समीकरण 1 दे देता हूं, इसको 2। ठीक है, 1 व 2 को तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए दोनों का मैं तुलना करूंगा तो m बराबर, यानी m क्या होता है ढाल, तो ढाल बराबर क्या होगा माइनस 1/7, और b यानी कि y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y अंतःखंड b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, जो कि ढाल आया माइनस 1/7 और y अंतःखंड आया 0। इसी तरीके से इसे भी हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ढाल अंतःखंड रूप, तो देखिए सूत्र क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समीकरण 1 हो गया, b है ना। अब देखिए 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा दिया गया समीकरण को, तो y एक तरफ अकेले होना चाहिए, तो ये दोनों उस तरफ चले जाएगा, तो प्लस 6x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6x, और माइनस 5 क्या हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, यहां से y अकेले होना चाहिए, तो 3 जो गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 6/3x प्लस 5/3। अब देखिए अगर तो समीकरण 2 ले लेते हैं, 1 और 2 को जब तुलना करेंगे, 1 व 2 को तुलना, तो देखिए m के जगह क्या हो गया माइनस 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस 2, तो m आ गया माइनस 2, और b क्या हो जाएगा 5/3, तो ये हो गया उत्तर। ढाल है माइनस 2 और y अंतःखंड 5/3। उसी तरीके से तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमें जो दिया गया समीकरण है वो y इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाते हैं इसको, तो y इक्वल टू m की जगह मैं 0 लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब देखिए इसका मतलब 0 ही होगा, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, 0 प्लस 0 0, तो यहां से मैं अगर समीकरण 1 और 2 को तुलना करूंगा तो m बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये होगा b, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हम कक्षा 10वीं में y बराबर एम एक्स प्लस सी करके पढ़े, इसलिए वो c का आदत है वहां पे। ठीक है, तो उसे c या b लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस y इंटरसेप्ट जो लोगे वो एम एक्स प्लस बी या c ये होगा, हमें ये याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःखंड y अंतःखंड 0 हो गया और ढाल भी 0 हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांकित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें अंतःखंड ज्ञात करना है, यानी कि अक्षों पर बोला है, यानी कि दोनों x अक्ष और y अक्ष, यानी कि स्मॉल a और स्मॉल b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है अंतःखंड का, तो अंतःखंड रूप। ठीक है, हमें क्या पता है अंतःखंड रूप से x/a धन y/b बराबर 1, हमें यहां से a और b को ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को हमें ये समीकरण 1 के अनुसार रूप
रूपांकित करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12, ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 2y डिवाइड बाई 12 इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 है दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो मैं दोनों में अलग कर देता हूं, यहीं पे कर देता हूं, तो 3x बाई 12 2x बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x बाई 4 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे, ठीक है, 1 व 2 को तुलना करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आ रहा है 4 और b की जगह 6। इसका मतलब x अंतःखंड क्या होता है a, तो x अंतःखंड 4 और y अंतःखंड 6, ये होगा उत्तर। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न भी बना लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हमें सूत्र पता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है, x बट्टे a धन y बट्टे b बराबर 1। समीकरण 1 हो गया। अब जो दिया गया समीकरण है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, उसको इस रूप में चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इक्वल टू 6 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ठीक है, मैं दोनों को सेपरेट कर दिया इसी लाइन में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, 2x बाई 3 माइनस 1 इंटू वाई, वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब अगर देखूं तो ये कंपेयर में नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 2 से गुना में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये जो माइनस है उसको तो मैं प्लस और माइनस ब्रैकेट में ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस 2 का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, दोनों से मैं डिवाइड 2 कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 1/2 दोनों में कर देता हूं, 2 से भाग कर देता हूं अंश और हर में, तो क्या होगा, ये 2 और 2 कट गया, तो ये हो गया x, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, प्लस ये क्या है माइनस y अपॉन 2, तो इस माइनस को मैं 2 के सामने रख सकता हूं। ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखिए इसको अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा 1 व 2 को, तो देखिए a की जगह क्या मिल रहा है, a की जगह 3/2, ठीक है, जो कि क्या होगा x का अंतःखंड होगा 3/2, और b की जगह क्या मिल रहा है -2, जो कि y का अंतःखंड होगा -2। ये हो गया उत्तर। ठीक है, अब इसी तरीके से लास्ट प्रश्न भी बना लेते हैं, x बट्टे a धन y बट्टे b बराबर 1, पहला समीकरण जो कि अंतःखंड रूप होता है। ठीक है, तो 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 3y इक्वल टू -2, -2 इधर आएगा तो क्या होगा 3y अपॉन -2 इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पे मेरे को y अपॉन समथिंग कुछ चाहिए है ना, तब वो b का वैल्यू होगा, तो ये 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के लिए अंश और हर से 1/3 इंटू करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/3 ये इंटू करूंगा तो 3 और 3 कैंसल, तो y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1। अब देखिए इसे मैं इस समीकरण को अगर इससे कंपेयर करूं तो x के नीचे a, तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम x अपॉन 0 भी नहीं कर सकते, अगर वैसा करेंगे तो उसका वैल्यू मान इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से b मिल रहा है, तो b बराबर क्या आ रहा है -2/3, और b क्या होता है y अंतःखंड, तो y अंतःखंड -2/3 ये आ गया। और हाँ रहा बात x अंतःखंड का, तो x अंतःखंड नहीं होगा। ठीक है, तो x अंतःखंड नहीं होगा, इसमें खाली y अंतःखंड है जो कि -2/3 होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांकित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहां से 2 चीज ज्ञात करना होगा, सबसे पहले कोण यानी कि ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा लंब यानी कि p। तो देखिए ये लंब वाला लंबिक रूप में रूपांकित कीजिए ये बोला गया है, तो इसका सूत्र हम पिछले प्रश्न वाली में पढ़े, क्या होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p।
ठीक है, ये सूत्र लगेगा। अब देखिए हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा, अब जो दिया गया समीकरण है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है उसको x माइनस रूट 3y प्लस 8, उधर क्या हो जाएगा -8, जो कि हमें p चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो p है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक। तो इसे हमेशा धनात्मक रखेंगे। तो इसको धनात्मक रखने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष में ऋण से गुणा कर दूंगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस रूट 3y इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे हमें कुछ डिवाइड करना होगा। क्या डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमें कुछ इससे ऐसा डिवाइड करना होगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाग करना होगा। ठीक है, भाग करने पर तो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए a क्या होगा, इसका कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट, और b y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम निकालते हैं रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा रूट 4, और रूट 4 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 2, तो 2 से हमें दोनों पक्षों पर डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा -1/2 मैं लिख सकता हूं इंटू x प्लस रूट 3/2 इंटू वाई इक्वल टू 8/2। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, सबसे 2 डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x के पहले -1/2 है, तो x के पहले क्या आता है, देखिए cos ओमेगा, तो उसको कुछ cos के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो -1/2 कब होता है, cos 60 होता है। ठीक है, तो माइनस होगा और 1/2 क्या होगा cos 60, तो cos 60 और x आएगा सामने, तो -x cos 60, ये हो गया। अब प्लस देखिए रूट 3/2, तो रूट 3/2 साइन मिलाना, तो साइन में कब आएगा sin 60। ठीक है, तो y को पहले लिख देता हूं sin 60 इक्वल टू ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहां से माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, x cos 180 माइनस 60 कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए cos 180 है, तो 180 है तो फिर cos का cos रहेगा, 180 माइनस थीटा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस, इसका मतलब इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो प्लस y sin 60 को क्या लिख दूंगा, sin 180 माइनस 60। इससे क्या होगा, देखिए 180 माइनस 60 क्या होगा दूसरा चतुर्थांश में, और दूसरा चतुर्थांश में साइन तो प्लस में होता है, तो प्लस में, इसका मतलब इसके जगह में मैं ये लिख सकता हूं बराबर 4। तो x cos क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 120 प्लस y sin 180 माइनस 60 sin 120 डिग्री इक्वल टू 4। अब इससे मैं इसको दूसरा समीकरण दे देता हूं, समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या होगा 120 अंश और लंब बराबर 4, तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए हमें सूत्र पता है। ठीक है, क्या होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, और p हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, हमेशा धनात्मक होगा। समीकरण 1 देता हूं इसको मैं। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है y माइनस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में चेंज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा y इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पे इक्वल टू 2 आ गया, मतलब p तो मिल गया 2, यहां पे खाली y मिल रहा है, y यानी कि साइन के साथ। तो मैं इस समीकरण में इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो p के जगह तो 2 आ गया, तो p के जगह 2 हो गया। x cos ओमेगा यहां पे है ही नहीं, x का पार्ट कुछ है ही नहीं, इसका मतलब cos ओमेगा की जगह पूरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो cos ओमेगा 0 कब होगा, तो cos थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है जो 0 लाता है। ठीक है, cos 90 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x cos 90। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं 0 के साथ लिखता हूं 0, x इंटू 0 प्लस ये क्या दिया है y इंटू 1, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, देखिए x इंटू 0 0 और y इंटू 1 y, तो y इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है। अब देखिए इस 0 की जगह मैं cos ओमेगा के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, तो x cos 90 प्लस y, अब 1 के जगह तो साइन के फॉर्म में लिखना है, तो 1 कब होगा sin 90, तो y
साइन 90 इक्वल टू 2। अब देखिए ये हो गया दूसरा समीकरण। तो 1 व 2 को जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, ओमेगा के जगह 90 अंश और पी लंब के जगह 2, तो ये हो गया उत्तर। अब इसी तरीके से हम प्रश्न क्रमांक 3 बना लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें पहला समीकरण पता है, x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, पहला समीकरण। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 इक्वल टू 4। p तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि 4 है, और 1 कब होगा, कॉस ओमेगा। तो कॉस ओमेगा कॉस थीटा में 1 कब आता है, कॉस 0 में। तो x कॉस 0 माइनस वाई, और साइन में 1 कब आता है, तो साइन 90 इक्वल टू 4। लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि ओमेगा हमेशा दोनों का सेम होना चाहिए। तो एक का 0 अंश आ रहा है, एक का 90 अंश आ रहा है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो मैं पहला प्रश्न बताया था, हम इसको लिखते हैं सबसे पहले x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे देंगे दोनों पक्षों पर। ठीक है, भाग देने पर तो a क्या है 1 और b क्या है -1। ठीक है, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2। ठीक है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 से हमें दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 x गुना 1 बट्टे वर्गमूल 2 माइनस ये क्या हो जाएगा y गुना 1 बट्टे वर्गमूल 2 बराबर 4 बट्टे वर्गमूल 2। ठीक है, तो देखिए x इंटू कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा में कॉस थीटा में ऐसा कौन सा मान रखूंगा कि 1 बट्टे रूट 2 आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा x कॉस 45 अंश। ठीक है, तो कॉस 45 1 बट्टे रूट 2 लाता है। ठीक है, वैसे ही माइनस वाई 1 बट्टे रूट 2 साइन के लिए भी क्या होता है, साइन 45 आता है, बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुना 2, और 1 2 को मैं क्या लिख सकता हूं रूट 2 गुना रूट 2। तो रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। ठीक है, 2 वर्गमूल 2 हो गया। अब देखिए हम अगर दोनों को कंपेयर करें तो सब चीज तो सही है, ओमेगा भी सही आ रहा है, लेकिन यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां का माइनस हमें हटाना पड़ेगा। तो यहां का माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां का माइनस हटाने के लिए क्या होगा y, तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन 45 अंश है और साइन को चेंज नहीं होने देना है, तो मैं इसको 360 लिख लेता हूं। 360 माइनस 45 अंश बराबर 2 रूट 2। अब यहां भी वही करना पड़ेगा, cos 360 माइनस 45 अंश। अब अगर मैं देखूं तो देखिए क्या होगा, x cos 315 हो जाएगा, x cos 315 प्लस y sin 315 इक्वल टू 2 रूट 2। अब देखते हैं ये जो मैं एडजस्टमेंट किया वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस में होगा साइन के लिए, तो माइनस में, तो इसके जगह पूरे मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, और जब मैं ये लिख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो इसके जगह भी मैं ये लिख सक रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ओमेगा बराबर 315 अंश और p बराबर 2 रूट 2, ये हो गया उत्तर।